हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कक्षा 10 पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहले हम लोग बेटा इसके भाषा को समझेंगे कि ये है क्या। दो क्या है, अंक को बता रहा है, संख्यात्मक मान है ना। चर क्या है, चर किसे बोलते हैं, जो परिवर्तनीय, जिसका मान, जिस राशि का मान, ऐसा लिखें, जिस राशि का मान बदलता रहता है, जिस राशि का मान बदलता रहता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग चर बोलते हैं। वाले क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है, योजक शब्द है, इसको बोलेंगे योजक शब्द। ठीक है। रैखिक चर की उच्चतम राशि, उच्चतम घात, चर की उच्चतम घात एक हो, चर की उच्चतम घात कितनी हो, एक हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रैखिक। ठीक है। समीकरण जब दो व्यंजक समानता सूचक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तो उसको समीकरण बोलते हैं। ठीक है। और युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब क्या होता है बेटा, जोड़ा। ठीक है। तो इसका भावार्थ निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, ऐसा रैखिक समीकरण युग्म जो दो हो। ठीक है ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अर्थात इसमें दो समीकरण होंगे और इन दोनों समीकरणों को हम लोग साथ साथ हल करेंगे। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है। चलिए आइए, अब इसमें आपको कुछ चीजें जाननी है और वो चीजें जाननी क्या है उसमें हम देखेंगे। अगर अपने पास यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दो रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है। तो ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाए बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्या है, रैखिक समीकरण युग्म। चले, अब इसके बेटा दो भाग होंगे। एक होगा संगत हल और दूसरा होगा असंगत हल। संगत हल दो प्रकार के होंगे,
जब हो जाए a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसको हम बोलेंगे अद्वितीय हल। ये कैसा हल है बेटा? अद्वितीय हल। और दूसरा हो जाए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस प्रकार के हल को बोलते हैं संपाती। ठीक है, क्या बोलेंगे? संपाती या फिर संरेख। ठीक है ना? और इसको क्या बोलेंगे? संपाती या संरेख की जगह हम लोग इसको बोलते हैं अनेक हल। कैसे हल प्राप्त होंगे? अनेक हल प्राप्त होंगे इसकी, जिसको आप बोलते हैं अपरिमित। असंख्य हल। ठीक है, इसमें क्या प्राप्त होगा बेटा? इसमें आएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा हल प्राप्त होता है इसको बोलेंगे कोई हल नहीं, कोई हल। ठीक है, चले आगे। इसके ग्राफ भी आइए हम देखते हैं। ग्राफ में क्या हो जाएगा बेटा? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। मान लो अपने पास ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो रेखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 की है, और ये एक दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो एक बिंदु पर कटा है, इसके कारण एक हल प्राप्त होगा, और इस बिंदु को बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, समझ में आ रही? एक हल प्राप्त होगा तो उसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। दूसरा वाला देखेंगे बेटा। दूसरे वाले के लिए क्या है? अनेक हल। मतलब अपनी अगर एक ये लाइन हो, एक रेखा हो, ये है अपना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा भी चढ़ जाए, ये हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब चूंकि पहली वाली रेखा के ऊपर दूसरी वाली रेखा भी इसी के बराबर है और उतनी ही बड़ी है, तो पहले वाले बिंदु के ऊपर दूसरा वाले रेखा का बिंदु, पहली वाली रेखा का दूसरा बिंदु, दूसरी वाली रेखा का दूसरा बिंदु, ऐसे ही कई सारे बिंदु होंगे जिनको आप संपाती बोलेंगे। तो ठीक उसको हम क्या बोलेंगे? अनेक हल प्राप्त होगा। और तीसरा वाला, एक रेखा ऐसी हो और एक रेखा ऐसी, इसको हम बोले a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और ये वाली रेखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों के बीच जो गैप है ये हमेशा एक समान बना रहेगा, और इस कंडीशन में इन दोनों को हल करने पर कोई भी मान प्राप्त नहीं होगा, इस कारण इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। इसको क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। इसमें जो है अनेक हल होंगे, रेखाएं क्या होंगी? संरेख होंगी। कैसी होंगी बेटा? संरेख। इसमें क्या होंगी? समांतर। ठीक है, और यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु अर्थात एक हल, अद्वितीय हल इसको हम बोलेंगे। ठीक है ना? चले, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको कर लीजिए। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का सबसे मोस्ट बेसिक जानकारी है। इसी पर आपके पूरे प्रश्न लगने वाले हैं। चलिए जल्दी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हो गया बेटा, चल इरेज कर रहा हूं उसे। अब बेटा इसमें से हम कुछ प्रश्न को देखते हैं कि ये प्रश्न है क्या, ठीक है। इसमें आपको ये एक छोटा सा प्रश्न देखते हैं, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रैखिक समीकरण निकाय जिसके लिए रैखिक समीकरण निकाय x प्लस 2y और 5x प्लस ky इज इक्वल टू 15 के अनेक हल है। के अनेक हल, ठीक है। चलिए आइए इनको हल करते हैं, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 तथा 5x प्लस ky इज इक्वल टू 15, ठीक है, की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, आइए कंपेयर करते हैं इसका। a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, b1 इज इक्वल टू 2 और c1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। दूसरे में करेंगे a2 इज इक्वल टू 5, b2 इज इक्वल टू k और c2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा -15। हो गया, ये तुलना हो गई। इसका हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। हो गया। अब कैसा हल चाहिए बेटा, अनेक हल। कैसा हल चाहिए, अनेक हल। अनेक हल होंगे यदि क्या हो जाए a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, है ना, यही भी हम लोगों ने पढ़ा था। आइए a1 अपान a2 निकालते हैं। a1 अपान a2 इज इक्वल टू क्या है 1/5, हो गया। b1 अपान b2 निकालते हैं। b1 अपान b2 कितना आया है 2/k, है ना। तीसरा निकालते हैं बेटा c1 अपान c2 और c1 अपान c2 कितना आया है -3/-15। इनको हल करेंगे तो आएगा 1/5। हो गया। हमको क्या निकालना है, k का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, k का ऐसा क्या मान हो जाए कि अपनी वैल्यू भी 1/5 यहाँ पर आने लगे। आइए हल करते हैं इसको। अगर हम लोग चाहें तो पहला, दूसरा और तीसरा समीकरण दे सकते हैं। अब इनमें से चाहे आप पहले और दूसरे को हल कर लीजिए, चाहे दूसरे और तीसरे समीकरण को हल कर लीजिए, स्वेच्छा आपकी। मैं लिखता हूं समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/5 बराबर 2/k। हो गया। ये क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 10।
k इज इक्वल टू 10। अब जरा यहाँ पे देखें, अगर k इज इक्वल टू 10 रखेंगे बेटा, इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5। समझ में आ रही है? इस कंडीशन में 1/5 1/5 और 1/5 हो जाएगा, तो अपना ये प्रश्न अर्थात अनेक हल प्राप्त हो जाएंगे। k इज इक्वल टू 10 के लिए अनेक हल होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। तब तक हम लोग एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। इस प्रकार के जितने प्रश्न होंगे हम लोग ये भाषा कॉमन रखेंगे। इससे फायदा ये है कि हम एग्जाम में हमारी मजबूत पकड़ बनेगी, हम करना क्या है। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग जल्दी जल्दी से छोटे छोटे और प्रश्न लेते हैं। ये भाषा अपनी इतनी कॉमन होगी सभी के लिए। अब हम इसे बार बार नहीं लिखेंगे, है ना। चलिए अब जरा देखिएगा, अद्वितीय हल क्या निकालना है बेटा, अद्वितीय हल। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है, 9x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 6x माइनस ए वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, ए का मान क्या निकालना है, ए के किस मान के लिए यह अद्वितीय हल रखेगा। तो अद्वितीय हल के लिए अद्वितीय हल होगा, सॉल्यूशन इसका देखेंगे, हल अद्वितीय हल होगा यदि ऐसा हो जाए, सॉरी ऐसा हो जाए बेटा, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर इस प्रतिबंध को ये संतुष्ट करता है तो हो जाएगा अद्वितीय हल। तुलना कराएंगे, a1 इज इक्वल टू 9, b1 इज इक्वल टू -1 और c1 इज इक्वल टू -2। दूसरे वाले की तुलना कराएंगे, a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू -a और c2 इज इक्वल टू -3, है ना। हमें तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 चाहिए अद्वितीय हल के लिए। तब क्या हो जाएगा बेटा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इन दोनों की वैल्यू रख दें, a1 अपॉन a2 कितना है, 9/6 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 -1 अपॉन a। हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें या इनको थोड़ा सा सॉल्व कर दें, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 हो गया। कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर इधर, a इज इक्वल टू -2/3 डज नॉट इक्वल टू, a डज नॉट इक्वल टू -2/3 हो गया, यही होगा। हो गया बेटा, चलें आगे। हो गया, चल हो गया बेटा, चलें जल्दी से। चल
हो गया। चलिए विलोपन विधि इसी में पढ़ते हैं। अब आपको निकालना आ गया है ना बेटा। हम लोगों ने अद्वितीय हल निकाला, अनेक हल निकाला। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसमें इसी पार्ट में देखते हैं विधियां, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि। हालांकि आपके सिलेबस में केवल विलोपन विधि है और प्रतिस्थापन विधि है, वज्रगुणन है नहीं, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बाद में उसको पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले इसी में हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। राधे राधे। विलोपन विधि मीन्स होता है गायब कर देना बेटा। क्या कर देना है? गायब। मीन्स इसमें दोनों समीकरणों के किसी चर के किसी एक कॉफिशिएंट को गायब कर देना है। तो उससे क्या होगा, हमको एक दूसरा जो चर है उसका मान मिल जाएगा, और जब उसका मान मिल जाएगा तो हम पहले या दूसरे समीकरण में रख करके उस पहले वाले चर का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना। आइए इसमें हम प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, और थोड़ा सा हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। अपने पास यदि समीकरण हो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, पहला रैखिक समीकरण युग्म, और दूसरा समीकरण युग्म a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये क्या हुआ आपका दूसरा समीकरण। ठीक है ना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको विलोपन विधि से हल करना है। अब यहाँ पर a1 है और यहाँ पर क्या है, a2 है, इसको गायब कर देना है। आप चाहें तो x के कॉफिशिएंट को गायब करें या फिर y के कॉफिशिएंट को गायब कर दें। ठीक है ना। तो मैं पहले वाले को गायब कर रहा हूँ। लिखूं समीकरण 1 में a2 तथा समीकरण 2 में a1 से गुणा करने पर, गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, बनेगा बेटा a1 a2x प्लस a2 b1y प्लस a2 c1 इज इक्वल टू 0, समीकरण 3, है ना। ऐसे ही इसमें a1 से गुणा करेंगे तो बनेगा a1 a2x प्लस a1 b2y प्लस a1 c2 इज इक्वल टू 0, और ये समीकरण नंबर 4। लिखें समीकरण घटाने पर, क्या लिख दें, घटाने पर, माइनस माइनस माइनस, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ घटाने पर, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 करने पर। ठीक है, ये घटाएंगे तो ये वाला पार्ट एक जैसा है, कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। यहाँ से y दोनों में दिख रहा है तो y में कॉमन ले रहा हूँ, बनेगा अपने पास क्या, a2 b1 माइनस a1 b2, और y ये बाहर हो गया। ठीक है, इधर से देखेंगे क्या बनेगा बेटा, प्लस यहाँ से a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये वाला पार्ट मैं उधर लेके चला जाऊं तो अपने पास क्या बचेगा, a2 b1 माइनस a1 b2 y इज इक्वल टू, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये वाला पार्ट प्लस का हो जाएगा, a1 c2 माइनस a2 c1, ये क्या आ जाएगा बेटा, पक्षांतर करेंगे तो बनेगा क्या, a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2। ये आपको x की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू अपने को मिल गई है तो हम लोग अब क्या कर लेंगे, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने पास ये वाली वैल्यू हम समीकरण 1 में रखें या फिर समीकरण 2 में रखें, वहां से हमको क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना। अब x की वैल्यू के लिए आप चाहें तो
यहाँ से आपको ये वैल्यू x की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा कठिनाई करनी पड़ेगी। आसान होगा कि आप इस बार y के कोफिशिएंट को बराबर करोगे, ठीक है ना। चले अब जरा 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 यहाँ पर देखें, x की वैल्यू क्या आएगी, डिनोमिनेटर में तो बेटा यही आएगा, ठीक है। x की वैल्यू के लिए क्या आ जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c, ठीक है बेटा, हो गया। आपको कहीं कहीं पर ये भी ऐसा सिमेट्रिक बनाने के लिए या ये आ जाएगी y इज इक्वल टू a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a1b2 माइनस a2, ऐसा भी मिलेगा। या यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलने के लिए भी आपको ऐसा मिलेगा a1b2 माइनस a2b1, और यहाँ पर ऊपर क्या मिलेगा आपको b2c1 माइनस b1, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है बेटा आपका x और y का मान, ठीक है। चले कर लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे चलते हैं, सवालों को हल करते हैं वज्र गुणनमिति से। चले, समझ में आ गया होगा। अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। चल, अब हम लोग थोड़ा सा एक प्रश्न लेते हैं और इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। दो एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 18 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये ऐसा है, इनको हल करते हैं। विलोपन विधि से ही लगाना है, इस विधि से लगाना है, देखते हैं। अब ये इनको मैं बना रहा हूं बेटा हल, लिखूंगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, समीकरण 1, और दूसरा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, समीकरण नंबर, ठीक है। अब अपने पास ऑप्शन है, चाहे x का कोफिशिएंट बराबर कर लें या फिर y का कोफिशिएंट अर्थात गुणांक बराबर कर लें। तो हम लिखते हैं x का समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, समीकरण नंबर, ठीक है। समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाने पर क्या करने बेटा, घटा दे, घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 माइनस 2x माइनस माइनस, चलो हटा दे रहा हूं मैं इसे, 4y इज इक्वल टू 4। अब घटाएंगे तो ये माइनस 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 प्लस, और ये माइनस, ये वाला पार्ट कटेगा, ये आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, y का मान कितना आ गया 2। लिखेंगे y का मान समीकरण, आप चाहे मान 1 में रखिए, 2 में रखिए या फिर 3 में रखिए, सब जगह से x का मान निकलेगा, तो मैं रख रहा हूं 2 में, 2 में रखने पर रखेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, x माइनस 4 इज इक्वल टू 2, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आता x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू कितना, ये मान प्राप्त हो गया, ठीक है बेटा। चले आगे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम लोग
इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से भी देख ले रहे हैं, ठीक है ना। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि कहने का मतलब है कि एक स्थान से उठा करके दूसरे वाले समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना। अर्थात जैसे ये प्रश्न है अपना, x को y के रूप का लिख सकते हैं और उस मान को उठा करके दूसरे समीकरण में रख देते हैं। जैसे समझे, हम लोग इसका पूरा डेरिवेशन कर लेते हैं। अपने पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 समीकरण 1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 और ये समीकरण नंबर 2। अपने पास ये दो समीकरण है। अब मैं समीकरण लिख रहा हूं, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से मैं x को y के रूप का लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। समीकरण 1 से x a1x इज इक्वल टू क्या होगा, बाकी का सभी का पक्षांतर कर देंगे तो बनेगा माइनस b1y माइनस c1 और यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो ये अपना a1 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, a1 हो गई। ये समीकरण नंबर क्या हो गया बेटा, 3। अब मैं इस x का मान उठा करके रखूं 2 में, तो यहाँ लिखूं समीकरण 3 और 2 से रखे जरा, ये बनेगा a2x की जगह मैं रख रहा हूं बेटा माइनस b1y माइनस c1 अपॉन a1 हो गया, प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हो गया। इनको अब हल कर लेना है। इनको हल करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस a2b1y, इसका अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर बनेगा माइनस a2c1 और पूरे का डिवाइड कितना बेटा, a1 हो गया, प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए इसका। एलसीएम क्या बनेगा अपने पास, माइनस a2b1y माइनस a2c1 प्लस a1b2y प्लस a1c2 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहां से हम लोग क्या करेंगे, जो y वाले टर्म है इनको और इनको एक साथ लेते हैं और इनमें y जो है उसको कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। y बाहर आएगा तो बनेगा आपका a1b2 माइनस a2b1 हो गया। इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो प्लस a1c2 माइनस a2c1 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू a1, ये वाला पार्ट उधर जाएगा माइनस का, ये वाला पार्ट बनेगा प्लस का, तो लिखता हूँ a2c1 माइनस a1c2 अपॉन में ये वाला a1b2 माइनस a2b1। ये क्या आ गया बेटा आपका, y का मान आ गया। और y का मान आ गया तो x का मान भी हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आएगा a1b2 माइनस a2b1, ठीक है, और x का मान आ जाएगा b1c2 माइनस b2c1। समझ में बात आई होगी। चलें, हो गया बेटा। हमने दोनों के आपको इसका पूरा डेरिवेशन करके दिखाया है। इसी प्रश्न को अब हम लोग विलोपन की जगह प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखते हैं, ठीक है। चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। लिखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये समीकरण 1 और ये समीकरण। अब यहां से हमको आसान है समीकरण 2 से x को y के रूप में लिखना, तो लिखता हूं समीकरण 2 से x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y, समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। x का मान
समीकरण 1 में रखने पर रखिए, 1 में ये बनेगा 2 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 18। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 18। ये बनेगा 4, इस 4 को उधर पक्षांतर कर दीजिए तो 7y इज इक्वल टू 18 माइनस 4, यहाँ से बनेगा 14 और ये 7y है। y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। y इज इक्वल टू 2 आ गया, तो y का मान समीकरण किसमें रख दें, 3 में रख दें या यहाँ रखें जहाँ पर आपकी इच्छा, समीकरण 3 में रखने पर रखिएगा तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 और 2, ये हो गया 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। यहाँ से भी सेम वही उत्तर आया है, कर लीजिए। और वीडियो समझ में आया हो, ये प्रश्न समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को, मित्रों को, ठीक है। चलिए हम लोग एक थोड़ा सा और समीकरण युग्म को हल करते हैं जो थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। चलिए इसमें से हम देखते हैं, क्वेश्चन है 15, केवल इतना दिया है कि इस समीकरण को हल करना है, कैसे भी हल करना है, किसी भी विधि द्वारा। इसको समीकरण 1 बना लीजिए और दूसरा दिया गया है 40 बटे x माइनस वाई, इतना दिया गया है। आपको x और y का मान निकालना है, चाहे इसमें आप विलोपन का इस्तेमाल कीजिए या फिर प्रतिस्थापन का इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको इस तरह के प्रश्नों को दोनों तरीके से लगा करके दिखा रहा हूं। पहले मैं आपको विलोपन दिखा रहा हूं, ठीक है। इधर विलोपन लगा लें या उधर प्रतिस्थापन, ठीक। अब विलोपन करना है तो बेटा इसमें कुछ चीजें आप, जैसे इसका हर x माइनस वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी x माइनस वाई, यहाँ पर x प्लस वाई और यहाँ पर x प्लस वाई। आप चाहे तो डायरेक्ट इसके अंश को बराबर कर लें तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और नहीं तो x माइनस वाई को आप कुछ भी मान लें, 1 बटे x माइनस वाई इज इक्वल टू यू मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं, तो जैसा भी आप कहें। तो मैं इसको मान करके लगाता हूँ, फिर वैसे डायरेक्टली करके दिखाता हूँ। देखिएगा, माना 1 बटे x माइनस वाई इज इक्वल टू यू तथा 1 बटे x प्लस वाई इज इक्वल टू वी, ठीक है। तब अपना ये समीकरण कैसा बन जाएगा, 15u प्लस 22v इज इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 3 बनेगा। और ये क्या बनेगा, 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13, समीकरण नंबर 4। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब समझ में आ गई है तो जरा देखें, अब इनके कॉफिशिएंट को बराबर करें। अब चाहे 15 और 40 इसको बराबर कर लें या 22 और 55 बराबर कर लें, ठीक है ना। कि समीकरण, ठीक है, बराबर कैसे करेंगे बेटा, इन दोनों का अगर u को हम हटाना चाह रहे हैं तो इन दोनों के कॉफिशिएंट 15 और 40, इनका हम क्या ले लें, एलसीएम। 40 को अगर मैं तोड़ूंगा, अच्छा चलिए आपके तरीके से मैं इसको लगा के दिखा रहा हूँ। 2 बिसहम में 40 और ये 15 ऐसे ही रहेगा, 2 दहम में 20, 15 ऐसे ही रहेगा, फिर 2 पंचे 10, 15 ऐसे ही रहेगा, फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे
3 आएगा और फिर 3 से इसको डिवाइड। आप लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करें। तो यहाँ से जरा देखें समीकरण 3 में, ठीक है। अब हमको इसको क्या बनाना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 3 या 120। हमको इसको 120 बनाना है। तो यहाँ तक तो अपना 40 हो गया। अब इंटू कितने से कर दें बताइए, ये 40 है और ये 15 है, तो 15 बनाना है, 5 3 या 15 और गुणा कितने से कर दें, 8 से। समीकरण 3 में 8 से तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर ठीक है बेटा। चल अब इनको गुणा करेंगे। आइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 8 120 u प्लस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 इज इक्वल टू, यहाँ पे v आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा 40। समीकरण नंबर 5 हो गया। फिर यहाँ से हम लोग 3 से इसमें गुणा करेंगे, बनेगा 120 u प्लस 3 5 15, 3 5 15 1 16, v इज इक्वल टू 39। समीकरण नंबर 6 हो गया। देखिए समीकरण 5 माइनस समीकरण 6, समीकरण 5 से समीकरण 6 को घटा देंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये हुआ ये हुआ और ये हुआ, तो ये वाला प्लस ये वाला माइनस तो कट गया। 176 में से 165 हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 11v इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ, हो गया। v इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/11 हो गया बेटा। और v का जो एक्चुअल मान है, v हमने माना है 1/x माइनस वाई को। चलिए इस v का मान हम लोग रखते हैं किसी एक समीकरण में, रख रहे हैं समीकरण। चलो अभी यहाँ से हम लोग 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/11, इतनी बात समझ में आ रही। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 11, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो तथा यहां से क्या आ जाएगा, v का मान हम लोग कहाँ रखें बेटा, यहाँ, ठीक है ना। v का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखें v का मान तो ये बनेगा 15u प्लस 22 और v का मान है 1/11 इज इक्वल टू 5। तो 11 दूनी 22, ये बना आपका 15u प्लस 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ से आपका 15u इज इक्वल टू 3, u इज इक्वल टू 1/5। इतनी बात समझ में आ गई होगी। u का मान हम लोगों ने माना है v हमने माना था x प्लस वाई, क्या माना था, x प्लस, ठीक है। और u अपना माना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इतनी बात समझ में आ रही है। इनको अगर हम समीकरण बनाना चाहें तो ये समीकरण अपना बनेगा 7 और ये समीकरण बनेगा कितना बेटा, 8 हो गया। अब इन दोनों को हल कर लें। समीकरण 7 प्लस समीकरण 8 करने पर करिएगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इनको जोड़िएगा तो ये y से y कटेगा, 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, x इज इक्वल टू कितना आएगा 8 आएगा, और x का मान 8 आ गया, इसलिए y का मान कितना आ जाएगा। समझ में इतनी बात आ रही होगी, समझ में इतना है बेटा। चलिए अब इसी को हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट करके देखते हैं, तो डायरेक्ट कैसे होगा, है ना। हमने अभी कहा था कि ऊपर वाले के कॉफिशिएंट को बराबर कर लेते, यहाँ से करेंगे तो बेटा
इसको भी 120 बनाएं, इसको भी 120 बनाएं, ठीक है ना, 15 8 120, सर ये हो जाएगा 120 बटे x माइनस वाई, ठीक है। फिर प्लस 8 से हमने इसमें गुणा किया है तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 बटे x माइनस x प्लस वाई, इधर भी हो जाएगा 8 पंचे 40। इतनी बात समझ में आ रही है? अब दूसरे वाली समीकरण में हमको कितने से गुणा करना है? 3 से गुणा करना है, तो ये कितना हो जाएगा 120 बटे x माइनस वाई प्लस 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16 x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 3 39। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इनको क्या करने, इनका हर तो बराबर ही है, इनको घटा लें, ये माइनस और ये माइनस, ये वाला पूरा पार्ट कट गया और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 बटे 11 बटे x प्लस वाई, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 11, कितना आ जाएगा 11, ठीक है। अब यहाँ से किसी एक का मान निकाल करके हम लोग इस समीकरण में रख देंगे, ठीक है। चलो यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस वाई का मान, x इज इक्वल टू आ गया आपका 11 माइनस वाई, x इज इक्वल टू कितना आ गया 11 माइनस वाई। अब ये x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई इस समीकरण में रख दीजिए प्रतिस्थापन से, या फिर इस समीकरण में रख दीजिए, आपको वैल्यू मिलना प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। चले बेटा, हो गया, इरेज कर दें। तो इस तरह से आप लोगों ने अभी देखा कि हम लोग प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, और इस तरह के प्रश्न आएंगे तो उनका हम जो है सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कैसे हल करेंगे, ठीक है ना। अब इसी में थोड़ा सा हम लोग संख्याओं को देखते हैं कि संख्याओं पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद, ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों के स्थान बदलने पर 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त नई संख्या का योगफल एक 110 है। योगफल कितना है 110 है। यदि मूल संख्या से 10 घटा लिया जाए, यदि मूल संख्या से 10 घटा लिया जाए तो प्राप्त संख्या अंकों के योग के 5 गुने से 4 अधिक है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या निकालना है बेटा, मूल संख्या ज्ञात करनी है। आए देखें, ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके हल को देखेंगे। लिखेंगे माना संख्या के इकाई का अंक
अंक x तथा दहाई का अंक y है, तब अंकों से बनी अभीष्ट संख्या, अंकों से बनी अभीष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगी, x प्लस 10y। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, जब भी बेटा ऐसा आए कि दो अंकों से बनी एक संख्या, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम लोग इकाई का अंक और दहाई का अंक मान करके उसको संख्या ऐसे बना देंगे। ठीक है, अब प्रश्न पढ़ें, दो अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों के स्थान बदलने पर, ठीक है ना, अपनी ये मूल संख्या है। क्या है बेटा, ये यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मूल संख्या। ठीक है ना, यहाँ मैं लिखूं अंकों के स्थान बदलने पर बनी नई संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 10x प्लस y। इतनी बात समझ में आ रही। बनी संख्या मैं यहाँ इधर लिख दे रहा हूँ नई संख्या। ठीक है, चलिए आगे, हो गया। अब कह रहा है प्रश्नानुसार दोनों को जोड़ने पर 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y, दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 110 इनका योगफल मिल रहा है। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 110। 11 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 110। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। समीकरण 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये कहानी बेटा यहाँ तक की है। अब इसके आगे देखेंगे, यदि मूल संख्या से 10 घटा लिया जाए तो प्राप्त संख्या अंकों के योग के 5 गुने से 4 अधिक है। मूल संख्या में हम क्या करते हैं, 10 घटा दें। पुनः प्रश्न से मूल संख्या में कितना घटा रहे हैं बेटा, अपनी मूल संख्या कितनी है, 10y प्लस x माइनस 10। हो गया, तो प्राप्त संख्या, ठीक है ना, अंकों के 5 गुने से जो संख्या प्राप्त हो रही है, अंकों के योग के 5 गुने से, अंक अपने कौन कौन से हैं, x प्लस वाई, अंकों के योग के 5 गुने से 4 अधिक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अंकों के 5 गुने से 4 अधिक है। हो गया, अब इनको सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 10y प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x प्लस 5y प्लस 4। हो गया, अब इनको सॉल्व कर लें, x को और y को एक साइड कर लें। तो ये बेटा इस x को उधर लेके जाऊंगा तो बनेगा अपना 5x माइनस x, फिर क्या हो जाएगा प्लस 5y माइनस 10y। इतनी बात समझ में आ रही है। और इस 4 को मैं इधर लेके आऊंगा तो बनेगा माइनस 14। इतनी बात समझ में, ये भी उधर ले गया, ये भी उधर ले गया, और इस 4 को इधर लेके आया। हो गया, ये क्या हो जाएगा 4x, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 14। समीकरण नंबर कितना आ गया बेटा है 2। यहाँ से आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल कर लें, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करें। ठीक है ना, देखें, अगर मैं प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करूंगा तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ, या x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई लिखा जा सकता है। इसको लिख रहा हूँ, इसको भी समीकरण 1 लिखें, समीकरण 1 व 2 से
क्या बनेगा बेटा 4, यक्स की जगह मैं रख रहा हूँ 10 माइनस वाई माइनस 5 वाई इज इक्वल टू कितना -14। यहाँ से बनेगा 40 माइनस 4 वाई माइनस 5 वाई इज इक्वल टू कितना 14। और इनको हल कर दें तो ये बनेगा 5 4 9 वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 14। ये घटेगा आएगा 6 और ये कितना आ जाएगा, ठीक है वाई। वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 26/, ठीक है। वाई का मान कितना आ गया बेटा 26/9। हो गया बेटा। चल, ये आपको y का मान मिल गया। अब इस y का मान हम इसमें रख दे रहे हैं समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 माइनस 26/9। इनको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 90 माइनस 26/9। इनको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 8 में से 2 निकले 6/9। हो गया। ये x का मान मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया 64/9 और y का मान कितना आ गया 26/9। अपने को मूल संख्या चाहिए, देखिए अतः मूल संख्या 10y प्लस x इज इक्वल टू 10। y का मान कितना है, y का मान है अपने पास 26/9 प्लस x का मान है अपने पास 64/9। इनको हल करेंगे, दोनों का एलसीएम है 9, ठीक है। 26 दहमा 260 प्लस 64, इनको ऐड कर लेंगे बनेगा 4, 6 दूनी 12 और 2 1 3/9। हो गया। अब जरा देखें क्या ये 9 से डिविजिबल है। 3 2 5 4 9, इनके अंकों का योग 9 है जो कि 9 से कट जाएगा। इसको 9 से डिवाइड करिए, ये क्या हो जाएगा 9 3 27, 5 32, 9 6 14। कितना आ गया बेटा 36। यहाँ नीचे लिखेंगे अतः मूल संख्या बराबर 36। मूल संख्या कितनी है बेटा 36। और अंक बदलने पर बनी नई संख्या क्या हो जाएगी 63। समझ में इतनी बात आ रही है। तो ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए बोलें और ख़ुद भी इसका अध्ययन करेंगे, चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएंगी। तब तक के लिए मैं आपका अपना प्यारा आकाश आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।